बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम। इस वीडियो में हम फेलियर मोड एंड इफ़ेक्ट्स एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो फेलियर मोड एंड इफ़ेक्ट्स एनालिसिस इज़ अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और पहली बात कि एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। क्यों? फॉर आइडेंटिफाइंग ऑल पॉसिबल फेलियर्स, जिसका मकसद ये होता है कि तमाम मुमकिन फेलियर्स को आइडेंटिफाई किया जाए। किस में? इन अ डिज़ाइन प्रोसेस और अ फाइनल प्रोडक्ट और सर्विस। तो गोया ये एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिसका मकसद ये होता है कि किसी प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस या डिज़ाइन में जितने भी मुमकिन फेलियर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। अब ज़ाहिर है आइडेंटिफाई करने का मकसद ये होता है कि आप उसे आइडेंटिफाई करें और वो जो फेलियर्स हैं उनकी कोई पेशबंदी करने की कोशिश करें, ऐसे इक़दामात करने की कोशिश करें कि वो फेलियर्स ना हों, ताकि प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी या हमारे प्रोसेस की या डिज़ाइन की रिलायबिलिटी बढ़ सके। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि हमने कहा कि इसका मकसद तमाम फेलियर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो फेलियर से मुराद क्या है? एरर या डिफेक्ट, कोई भी एरर या डिफेक्ट, स्पेशली वंस दैट अफेक्ट द कस्टमर, ख़ास तौर पर वो वाले एरर्स और डिफेक्ट्स जो कि कस्टमर को अफेक्ट करते हैं। और जब हम इन फेलियर्स को देख रहे होंगे तो हम सिर्फ उन फेलियर्स को कंसिडर नहीं करेंगे जो इन एक्चुअल हुए हैं आज तक, बल्कि हम उन फेलियर्स को भी कंसिडर करेंगे जो आज तक हुए तो नहीं पर वो फेलियर्स हो सकते हैं, यानी उनमें पोटेंशियल मौजूद है होने का। जब हम फेलियर्स आइडेंटिफाई कर रहे होंगे तो हम एक्चुअल फेलियर जो किसी न किसी स्टेज पर आज तक हो चुके हैं उनके अलावा उन फेलियर्स को भी कंसिडर करेंगे जो आज तक हुए तो नहीं पर हो सकते हैं। फेलियर मोड वो तरीका है जिसके ज़रिए से फेलियर हो सकती है। द वेज आर मोड्स इन विच समथिंग माइट फेल। ठीक है जी। और इफ़ेक्ट्स एनालिसिस, जैसा कि नाम से जाहिर है, किसी फेलियर के जो कॉन्सिक्वेंसेस या इफ़ेक्ट्स हैं उनको स्टडी करने का नाम इफ़ेक्ट्स एनालिसिस है। तो इन टोटल क्या हुआ कि जित फेलियर्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी ऐसे उन एरर्स और डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना जिन्होंने कस्टमर को पर असर डालना है, और फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस को या इफ़ेक्ट्स को स्टडी करना। ये सब मिला के क्या हो जाएगा? फेलियर मोड एंड इफ़ेक्ट्स एनालिसिस। ओके, तो जैसा कि हमने अभी पीछे भी जिक्र किया कि हम किसी प्रोडक्ट में भी देख सकते हैं, प्रोसेस में भी देख सकते हैं, हम डिज़ाइन में भी देख सकते हैं, हम सर्विस में भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप सिस्टम की और किसी कॉन्सेप्ट की एफएमईए भी बना सकते हैं। लेकिन जो दो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टाइप्स हैं वो प्रोसेस एफएमईए है, यानी जिसमें आप प्रोसेस के हर स्टेप पर फेलियर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा डिज़ाइन की एफएमईए, यानी आप किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं तो उसकी आप एफएमईए बनाते हैं कि उसके हर पार्ट किस किस तरह से फेल हो सकता है, क्या क्या उसमें मसाइल आ सकते हैं। तो दो मोस्ट कॉमन टाइप्स जो हैं वो प्रोसेस एफएमईए है, जिसको हम पीएफएमईए भी कहते हैं, और दूसरी डीएफएमईए या डिज़ाइन एफएमईए है। ओके, इस एफएमईए का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आप एक क्रॉस फंक्शनल टीम असेंबल करते हैं। यानी ये जितने भी काम आज जिस तरह से ये बनाई जाती है, जो आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि ये फेलियर्स हैं, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो ये किसी एक शख्स ने नहीं करना बल्कि ये किसी टीम ने करना है। तो सबसे पहला काम एफएमईए में एक टीम को असेंबल करना है। जब टीम असेंबल हो जाए तो फिर बाकी के स्टेप्स होते हैं
वो स्टेप्स आप बाद में इस स्लाइड से पढ़ लीजिएगा। हम मिसाल पर चलते हैं तो उससे आप वो सारे स्टेप्स वैसे ही वाजे हो जाएंगे। तो ये एक मिसाल है, ये एक एटीएम की मिसाल है। ये एक हम एटीएम मशीन को कंसिडर कर रहे हैं और उसकी मिसाल है। तो सबसे जो पहला कॉलम है आप देखें, उसमें फंक्शन लिखा हुआ है। तो चूंकि हम एटीएम मशीन को कंसिडर कर रहे हैं तो हमने उसके फंक्शन लिखे हैं। उसका एक फंक्शन है डिस्पेंस द अमाउंट ऑफ कैश रिक्वेस्टेड बाय कस्टमर, कि कस्टमर मशीन पर आता है, वो एक अमाउंट डालता है तो वो अमाउंट उसे मिलनी चाहिए, ये एक फंक्शन है। इसी तरह से दूसरा फंक्शन क्या है कि वो अगर बैलेंस इंक्वायरी करता है तो वो उसे मिल जाए, वो फंड ट्रांसफ़र करता है तो वो उसे मिल जाए, वो तीसरा होगा। तो इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो इस कॉलम में लिख लिए जाएंगे। फिलहाल हम इस मिसाल में सिर्फ एक ही फंक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, विच इज़ डिस्पेंस द अमाउंट ऑफ कैश रिक्वेस्टेड बाय कस्टमर। उसके बाद उससे अगला कॉलम है जिसमें आप वो तमाम फेलियर मोड्स आइडेंटिफाई करते हैं जो इस प्रोसेस के दौरान हो सकते हैं। डिस्पेंस द अमाउंट ऑफ कैश रिक्वेस्टेड में यानी एक फेलियर ये हो सकती है कि डज नॉट डिस्पेंस कैश, कि जो कैश मांगी गई थी मशीन ने वो कैश दिया ही नहीं। दूसरा ये हो सकता है कि डिस्पेंसेस टू मच कैश, जितने कैश मांगा था 10,000 मांगा था उसके बजाय मशीन ने 15,000 दे दिया। तीसरी फेलियर क्या हो सकती है, टेक्स टू लॉन्ग टू डिस्पेंस कैश, कस्टमर ने उसको अमाउंट बताई और उसके बाद 10 मिनट उसे वेट करना पड़ा और 10 मिनट बाद मशीन ने उसे कैश दिया। इसी तरह से एक फेलियर ये भी हो सकती है कि जितना कैश मांगा था उससे कम दिया। तो हम मिसाल के तौर पर इस वक्त ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक फंक्शन, उसमें तमाम मुमकिन फेलियर्स हम दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं। अब हर कॉलम में उसके पोटेंशियल फेलियर मोड के कॉजेज जो हैं, जो मुमकिन वो लिख कॉन्सिक्वेंसेस फिर हम करते हैं कि अगर ये काम हो गया कि डज नॉट डिस्पेंस कैश, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि कस्टमर वेरी डिससेटिस्फाइड, इनकरेक्ट एंट्री टू डिमांड डिपॉजिट सिस्टम, डिस्क्रिपेंसी इन कैश बैलेंसिंग। अच्छा, इसी तरह से इसकी मिसाल देखें कि टेक्स टू लॉन्ग टू डिस्पेंस कैश, अगर ये हुआ तो कस्टमर समवट एनाइड। अच्छा, अब इस कॉन्सिक्वेंस को जो भी है उसको आप एक नंबर देते हैं जिसको हम सीवियरिटी नंबर कहते हैं और इसको एस से डिनोट करते हैं, एस फॉर सीवियरिटी। यानी कस्टमर वेरी डिससेटिस्फाइड, इनकरेक्ट एंट्री टू डिमांड डिपॉजिट सिस्टम, डिस्क्रिपेंसी इन कैश बैलेंसिंग, ये सारे काम हो जाएं तो हम ये कहते हैं कि ये इन कामों की सीवियरिटी 10 के स्केल पर 8 है। इनकी बैंक लूजेज मनी, डिस्क्रिपेंसी इन कैश बैलेंसिंग अगर हो तो इसको हम कहते हैं जी कि इसकी 6 है और इसी तरह इसकी 3 है। अच्छा, ये हमने यूं ही नहीं लिख दी है 8, 6 और 3, बल्कि इसके भी हम क्राइटेरिया पहले बनाते हैं। आप ये देखें कि ये सीवियरिटी की रेटिंग के लिए लिखा हुआ है, यानी आप इसके साथ एक डिस्क्रिप्शन लिखते जाते हैं कि जी मिसाल के तौर पर वहाँ पे हमने 8 दिया था ना, तो 8 की डिस्क्रिप्शन ये है कि कस्टमर हाईली डिससेटिस्फाइड, प्रोडक्ट सिस्टम इनऑपरेबल बट सेफ। अच्छा, इसी तरह एक हमने 6 दिया था, 6 क्या था, कस्टमर एक्सपीरियंसेस डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस, नॉन क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सिस्टम इनऑपरेबल। तो ये जो थी वो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उसको 6 देंगे। अच्छा, ये चीज़ें हम पहले तय करते हैं और फिर उसके मुताबिक हर कॉन्सिक्वेंस को उसकी रेटिंग देते जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये सोचते हैं कि अच्छा अगर ये काम है कि डज नॉट डिस्पेंस कैश, तो इसकी वजूहात क्या हो सकती है, इसके पोटेंशियल कॉजेज क्या है।
एक कॉज मिसाल के तौर पर इसका ये हो सकता है कि आउट ऑफ कैश है, कैश था ही नहीं। दूसरा ये है कि मशीन जैम हो गई। तीसरा ये है कि पावर फेलियर हो गया ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन। ये तीन हमने सोचे कि इसके ये तीन कॉजेज हो सकते हैं। अब हम सोचते हैं कि इनमें से हर कॉज के होने के चांसेस कितने हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये 5 हो सकते, इसको रेटिंग हमने 5 दी, इसको मशीन जैम को 3 दी और इसको 2 रेटिंग दी। अगेन ये रेटिंग उन क्राइटेरिया के मुताबिक हमने दी है जो हमने पहले से तय किए हुए हैं। मिसाल के तौर पर 5 हमने किस चीज़ को कहा था कि ओकेजनल 1 आउट ऑफ 500 अपॉर्चुनिटीज़। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के होने का इम्कान इस तरह का है कि वो 500 दफ़ा में से एक दफ़ा हो सकती है, तो उसे हमने 5 स्कोर दिया था। तो ये अकरेंस है, इस वजह से ये अकरेंस है, तो उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ओके, अब तीसरी चीज़ हमारे पास है कि हमने ये जो पॉसिबल कॉजेज़ हैं कि आउट ऑफ कैश, मशीन जैम वगैरह वगैरह, इसके हमारे पास इस वक्त करंट कंट्रोल क्या है कि ये काम ना होने पाए। क्योंकि देखें, ये काम हुए तो ये काम होगा, यानी अगर ये वाले काम कॉजेज़ हुए तो ये वाला फेलियर होगा और उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हमें बेसिकली ये जो कॉज है इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि करंटली हमारे पास इसका कोई हल है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास करंटली हल ये है कि इंटरनल लो कैश अलर्ट, कि मशीन में कैश ख़त्म होने से बचाने के लिए ये एक हमारे पास हल है कि जब मशीन में कैश कम होता है तो वो कोई बीप देती है, अलर्ट देती है, जिससे बैंक के अमले को पता चल जाता है कि अब कम हो गया है, तो अब इसमें दोबारा से कैश डाल दें। इसी तरह से इंटरनल जैम अलर्ट है जैम के लिए, और लेकिन पावर फेलियर के लिए इस वक्त कोई हमारे पास मौजूद नहीं है उसका कंट्रोल। तो यहाँ पे फिर इनके मुताबिक आप एक डिटेक्शन स्कोर देते हैं। डिटेक्शन स्कोर क्या होता है कि ये जो चीज़ है इंटरनल लो कैश अलर्ट, ये इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने का कितनी सलाहियत रखता है। ठीक है जी। तो इसकी भी हमने बनाए हुए हैं क्राइटेरिया। तो मिसाल के तौर पर यहाँ हमने 5 दिया है ना, तो हम 5 देख लें। फेयर चांस ऑफ डिटेक्टिंग फेलियर 80%। अगर 80% होगा तो हम उसको 5 नंबर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हमने 5 नंबर दे दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसकी रेटिंग पर गौर करें तो ये उल्टी है, यानी जितनी डिटेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस हैं इतना नंबर थोड़ा है यहाँ पे। यानी ऑलमोस्ट सर्टेन टू डिटेक्ट फेलियर जहाँ पे है उसको हमने 1 दिया हुआ है, और जहाँ पे नियरली सर्टेन नॉट टू डिटेक्ट फेलियर है उसको हमने 10 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर होते हैं ये हमारा डिटेक्शन या डी स्कोर है। फिर इन तीन को मल्टीप्लाई करके डी, ओ और एस को, या एस ओ डी को, हमारे पास ये आर पी एन नंबर आता है, विच इज रिस्क प्रायोरिटी नंबर। तो अब ये देखें कि रिस्क प्रायोरिटी नंबर इसका 200, इसका 240, इसका 160, इसका 184। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे आपको एक और स्कोर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ CRIT, क्रिटिकलिटी। अच्छा, ये यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, असल में 40 है, गलती से लिखा गया है। क्रिटिकलिटी स्कोर यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट किया गया है कि सिर्फ सीवियरिटी और अकरेंस को हमने मल्टीप्लाई करके 8 टाइम्स 5 40। ठीक है, इसी तरह से 8 टाइम्स 3 24, 8 टाइम्स 2 16। ठीक है, यहाँ पे 6 टाइम 2 12।
ये क्या है, क्रिटिकलिटी स्कोर है कि इनमें से हर चीज, हर कॉज कितना क्रिटिकल है। जाहिर है जिसका जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही क्रिटिकल होगा। इसको बाद में हम अरेंज भी कर सकते हैं कि जिसका जितना ज़्यादा है उसको हम नंबर 1 दे दें, और जिसका फिर दूसरे नंबर पे है, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे देखें तो 40 ही सबसे बड़ा नंबर है और दूसरे नंबर पे 24 है, ये फिर 23 एक 3 है, तो ये तीसरे नंबर पे है। तो हम इनको अरेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हम देखते जाते हैं कि क्रिटिकलिटी इसकी कितनी है हर कॉज की। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आके एक्शन रेकमेंडेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्शन टेकन, फिर दोबारा से SOD, फिर RPN, फिर क्रिटिकलिटी, ये भी यहाँ पे खाने हैं, अगरचे यहाँ पे फील्ड नहीं है। ये क्या है, इसके लिए एक और मिसाल देख लें। ये देखें, ये एक मिसाल है। तो आप जब ये काम कर लेते हैं कि अच्छा ये चीज़, ये कॉजेज हो सकते हैं पोटेंशली फेलियर के, ये इसका RPN है, तो फिर आप बताते हैं कि फिर आपको क्या करना चाहिए। रिकमेंडेड एक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर कोई भी था, इनसफिशिएंट वैक्स कवरेज ओवर स्पेसिफाइड सरफेस, मिसाल के तौर पर ये पोटेंशियल फेलियर थी। इसके पोटेंशियल फेलियर के कॉजेज में एक कॉज ये था कि मैनुअली इंसर्टेड स्प्रे हेड नॉट इंसर्टेड फार इनफ। ठीक है, करंट प्रोसेस जो है वो ये है कि विजुअल चेक ईच आवर वन शिफ्ट फॉर फिल्म थिकनेस। आप विजुअली आप चेक करते जाते हैं। तो अब आपने रेकमेंड किया है कि यहाँ पे ऐड पॉजिटिव डेप्थ स्टॉप टू स्प्रेयर। आप साथ में बता देते हैं कि ये काम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की है। फिर आप बताते हैं कि क्या ये एक्शन लिया गया, क्या एक्शन लिया गया, कब लिया गया। ठीक है, एक्शन टेकन एंड एक्चुअल कंप्लीशन डेट, आप यहाँ पे डेट भी लिख सकते हैं। और ये काम करने के बाद, ये काम करने के बाद अब नई उसकी सिवियरिटी कितनी है, उसकी अकरेंस कितनी है और उसकी डिटेक्शन कितनी हो गई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये देखें, इसका RPN जो था वो 280 से कम होकर 200 सिर्फ 70 पर आ गया है। तो ये अब आपको समझ आनी शुरू होगी कि ये हम फेलियर मोड्स क्यों आइडेंटिफाई कर रहे थे। हर स्टेप के तमाम फेलियर मोड्स हमने आइडेंटिफाई किए। क्यों आइडेंटिफाई किए, ताकि हम उनका कोई बंदोबस्त कर सकें। वो बंदोबस्त करने के लिए हमने कुछ एक्शन रेकमेंड करने होते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि अब हम हर जो यहाँ पे कॉज है उसके लिए कोई ना कोई रेकमेंड करेंगे ही करेंगे। यानी हमने प्रायोरिटाइज भी करना होता है कि जो ज़्यादा है RPN, जिनकी क्रिटिकलिटी ज़्यादा है, हम उन पर पहले फोकस कर लेते हैं। ठीक है जी। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कई जगह देखेंगे कि इसको FMEA को FMECA लिखा हुआ होगा, विच इज़ फेलियर मोड इफेक्ट्स एंड क्रिटिकलिटी एनालिसिस। अभी क्रिटिकलिटी एनालिसिस क्या है, ये हम एक तरह से यहाँ पे करके आए हैं, क्रिटिकलिटी एनालिसिस, जिसमें हमने उसकी सिवियरिटी और अकरेंस को आपस में मल्टीप्लाई करके उसकी क्रिटिकलिटी स्कोर कैलकुलेट किया था। ताहम आप इससे ज़्यादा अगर क्रिटिकलिटी को ही देखना हो तो आप ज़्यादा तफसील से भी किसी की देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक एग्ज़ाम्पल है जो कि एक पेपर से ली गई है। उस पेपर का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें उसने क्रिटिकलिटी को एसेस करने के लिए, यानी ये रिडंडेंसी फैक्टर्स और क्रिटिकलिटी फैक्टर और ये सारी की सारी चीज़ें इसमें इसने शामिल करके कोई 7 डायमेंशन, यानी हम यहाँ पे तो सिर्फ हमने क्या किया था, ये उसके अकरेंस की
रेटिंग और उसकी स्वियरिटी की रेटिंग पर कैलकुलेट किया है पिछली एग्जाम्पल में, लेकिन यहाँ इन्होंने कई फैक्टर्स की मदद से एक जो भी चीज़ है, पार्ट है, उनकी क्रिटिकलिटी कैलकुलेट की है। तो और फिर उनकी क्लासिफिकेशन की है कि ये मोस्ट क्रिटिकल है, ये खाली क्रिटिकल है, ये नॉन क्रिटिकल है। तो इस तरह से उनकी क्रिटिकलिटी डिटर्मिन की है। तो अगर आपको FMEA नज़र आए या FMECA नज़र आए, उसका मतलब कमोबेश एक ही होता है कि हम FMEA में ही असल में क्रिटिकलिटी एनालिसिस भी एक तरह से कर रहे होते हैं। तो एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि FMEA वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिसमें हम किसी प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस या डिज़ाइन में होने वाली तमाम मुमकिन फेलियर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें आप एक टीम असेंबल करके ये काम करते हैं और फिर पहले आप उसके फंक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं। फंक्शन से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पर जहाँ पे हमने ये मशीन के लिए फंक्शन किए थे, ATM मशीन के लिए, अगर कोई प्रोसेस हो तो उसके हम स्टेप्स लिख देंगे, अगर कोई हमारे पास डिज़ाइन हो तो उसके पार्ट्स के हम नाम लिख देंगे पहले कॉलम में। उसके बाद आप हर एक के लिए फेलियर मोड्स आइडेंटिफाई करते हैं। हर फेलियर मोड के लिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिटर्मिन करते हैं, उनको एक स्कोर देते हैं जो आप पहले से क्राइटेरिया बनाते हैं, कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं और उसके मुताबिक उसको स्कोर देते हैं। आप हर एक के कॉजेज़ को डिटर्मिन करते हैं और उसकी अकरेंस का एक स्कोर डिटर्मिन करते हैं, वो भी आपके प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के मुताबिक। ये क्राइटेरिया जो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं ये लाजमी नहीं है आप यही फॉलो करें, आप अपने क्राइटेरिया बना सकते हैं, ठीक है। और कई दफ़ा यानी ये जो यहाँ पे बनाए गए हैं क्राइटेरिया, ये शायद यहाँ पे इस सिचुएशन में ज़्यादा एप्लीकेबल हो, किसी दूसरी सिचुएशन में आपको नए बनाने पड़े। और फिर इसी तरह से आप करंट कंट्रोल्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं, देखते हैं, उन लिस्ट डाउन करते हैं कि कौन कौन से हैं और उनकी मदद से फेलियर को कितनी दफ़ा डिटेक्ट किया जा सकता है ये देखते हैं। फिर आप आगे रिकमेंडेशंस देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं और फिर नया RPN नंबर यानी नई स्वियरिटी लेवल, नया अकरेंस लेवल, नया डिटेक्शन लेवल लिख के उससे आप नया RPN कैलकुलेट करते हैं। और फाइनल चीज़ ये थी कि क्रिटिकलिटी से मुराद ये है कि आप हर चीज़ की यानी हर जो इंडिविजुअल कॉज है या पार्ट है या कोई भी चीज़ है उसकी क्रिटिकलिटी डिटर्मिन करते हैं। उसके लिए आप एक सिंपल तरीका ये है कि हम उसकी अकरेंस और जो स्वियरिटी है उसको हम कर सकते हैं। और लेकिन अगर कहीं डिज़ाइन हो तो वहाँ पे आप इसकी मज़ीद भी बना सकते हैं। यानी अगर कोई पार्ट्स हैं जिस तरह से यहाँ पे हैं तो आप उसके मज़ीद भी फैक्टर्स बनाकर उनको मल्टीप्लाई करके आप इसकी क्रिटिकलिटी मालूम कर सकते हैं। तो दैट्स इट।